चलिए एक ऐसे साम्राज्य की कल्पना करते हैं जो सिर्फ तलवार के दम पर नहीं बल्कि एक जबरदस्त इकोनॉमिक प्लान से चलता था, जहां चांदी के सिक्कों से खजाने भरे रहते थे और व्यापार के रास्ते दुनिया के कोने कोने तक जाते थे। यही तो कहानी थी मौर्य साम्राज्य की। लेकिन सवाल ये है कि उन्होंने ये सब किया कैसे? चंद्रगुप्त से लेके अशोक तक आखिर इतनी बड़ी और अमीर इकोनॉमिक सुपर पावर उन्होंने बनाई कैसे? सोचिए, किसी भी सुपर पावर को चलाने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होती है? पैसा। एक बहुत बड़ी सेना, हजारों सरकारी अफसर और बड़े बड़े पब्लिक प्रोजेक्ट्स, इन सब का खर्चा कहाँ से आएगा? मौर्यों के पास इसका एक बहुत ही सोचा समझा जवाब था। पहले तो जरा इसकी साइज को समझते हैं। हम बात कर रहे हैं 50 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले एक साम्राज्य की, यानी आज के भारत से भी करीब करीब 1.5 गुना बड़ा। जरा सोच कर देखिए, उस जमाने की टेक्नोलॉजी के साथ इतने बड़े इलाके को आर्थिक तौर पर एक साथ बांध कर रखना कितना बड़ा चैलेंज रहा होगा। तो किसी भी महान साम्राज्य की तरह मौर्यों की पूरी ताकत की नींव वो जमीन से ही शुरू हुई। इस विशाल मशीनरी का आधार था एग्रीकल्चर, जो न सिर्फ करोड़ों लोगों का पेट भरता था बल्कि पूरे सिस्टम को पावर देता था। मौर्य इकोनॉमी का 80% हिस्सा सीधा सीधा खेती पर टिका था। ये साम्राज्य की रीढ़ की हड्डी थी। इसके बिना ना सेना होती, ना व्यापार, और ना ही वो बड़े बड़े शहर जिनकी हम बातें करते हैं। सब कुछ खेतों में उगने वाले अनाज पर ही निर्भर था। और हाँ, ये कोई ऐसी वैसी खेती नहीं थी। ये तो एक पूरी तरह से प्लान की हुई स्टेट स्पॉन्सर्ड क्रांति थी। चंद्रगुप्त जैसे शासकों ने सिंचाई के लिए नहरों, कुओं और बांधों पर भारी पैसा लगाया। सरकार के अपने बड़े बड़े गोदाम थे जहां अनाज स्टोर होता था, और किसानों को चावल, गेहूं, जौ और कपास उगाने के लिए बीज भी सरकार ही देती थी। ये सोच उनकी पॉलिसी के बिल्कुल सेंटर में थी। उस जमाने की गाइडबुक अर्थशास्त्र में तो साफ साफ लिखा है, सिंचाई राज्य का कर्तव्य है। इससे पता चलता है कि वो फूड सिक्योरिटी और सरप्लस पैदा करने को कितनी ज्यादा अहमियत देते थे। तो अगर खेती साम्राज्य का शरीर थी, तो व्यापार वो खून था जो शरीर में जान डालता था। चलिए अब बात करते हैं पैसे बनाने वाली उस मशीन की, जिसने मौर्यों को दुनिया के नक्शे पर एक इकोनॉमिक पावर बना दिया। मौर्यों ने जमीन और समंदर पर ट्रेड रूट्स का एक शानदार नेटवर्क खड़ा कर दिया था। उत्तरापथ नाम का नॉर्थ का रास्ता राजधानी पाटलिपुत्र को सीधा अफगानिस्तान से जोड़ता था। वहीं दक्षिणापथ दक्कन के पठार को ताम्रलिप्ति और भरुकच्छ जैसे बड़े बंदरगाहों से लिंक करता था। यहाँ से मसाले, रेशम, हाथीदांत और कीमती पत्थर सीधा ग्रीस और रोम तक पहुँचते थे। इसे आप दुनिया के पहले ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क्स में से एक कह सकते हैं। और सरकार सिर्फ चुपचाप देख नहीं रही थी, उन्होंने व्यापारियों के ग्रुप्स, जिन्हें श्रेणी कहते थे, उनको पूरा सपोर्ट दिया। ये श्रेणियां एक तरह से उस जमाने के बैंक का काम करती थी, जिससे व्यापार सुरक्षित और ऑर्गेनाइज तरीके से चलता था। तो ठीक है, खेतों से अनाज आ रहा है, व्यापार से पैसा बन रहा है, लेकिन इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल कैसे किया जाए? और यहीं पर मौर्यों का असली जीनियस सामने आता है, उनका कंट्रोल सिस्टम, जो पैसा, टैक्स और जासूसों पर टिका था। चंद्रगुप्त ने एक जबरदस्त काम किया। एक स्टैंडर्ड करेंसी पण की शुरुआत की। ये 50 से 80 ग्रेन वजन का चांदी का सिक्का था। अब सोचिए, इतने बड़े एम्पायर में एक कॉमन करेंसी। इसका मतलब था कि ट्रेड करना, टैक्स वसूलना, सब कुछ एकदम आसान हो गया। ये एक असली गेम चेंजर था। और टैक्स सिस्टम वो भी कुछ कम नहीं था। वो बहुत डाइवर्स था। जैसे खेती की उपज का 6वां हिस्सा, व्यापार के सामान पर 5वां हिस्सा, और यहाँ तक कि लोगों की पर्सनल इनकम पर भी 1/4 हिस्सा टैक्स के तौर पर लिया जाता था। ये एक बहुत ही स्मार्ट और फेयर सिस्टम था, जिससे सरकारी खजाना हमेशा भरा रहता था। लेकिन एक सवाल है, ये कैसे पक्का करें कि सब लोग ईमानदारी से टैक्स दे रहे हैं? मौर्यों के पास इसका भी एक तोड़ था, जासूसों का एक विशाल नेटवर्क। ये जासूस पूरे साम्राज्य में फैले थे और पक्का करते थे कि टैक्स कलेक्शन में जरा भी भ्रष्टाचार न हो। अच्छा, मौर्य साम्राज्य सिर्फ टैक्स लेने वालों में से नहीं था, वो खुद एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर भी था। मतलब सरकार खुद इंडस्ट्री और पब्लिक वेलफेयर के कामों में लगी हुई थी। सरकार की अपनी फैक्ट्रियां थी, जहां हथियार, कपड़े और गहने जैसी जरूरी चीजें बनती थीं। इतना ही नहीं,
उन्होंने चमड़े, धातु और मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कारीगरों के ग्रुप्स को भी खूब सपोर्ट किया। और नतीजा क्या हुआ? एक इतनी स्टेबल इकोनॉमी कि उसके इतिहास में कभी किसी बड़े अकाल का जिक्र तक नहीं है। और इस पैसे का फायदा सिर्फ सरकार को नहीं बल्कि आम लोगों को भी मिला। खासकर सम्राट अशोक के टाइम में तो सरकारी पैसे से अस्पताल बने, मुसाफिरों के लिए रेस्ट हाउस बने और तो और जानवरों के लिए भी वेलफेयर सेंटर बनाए गए। तो इस जबरदस्त इकोनॉमिक मॉडल की लेगेसी क्या रही? चलिए जरा इसकी कामयाबियों और आखिर में इसके पतन को भी देख लेते हैं। 1 करोड़ पौंड, ये थी राज्य की सालाना कमाई। जरा सोचिए उस जमाने के हिसाब से ये कितनी बड़ी रकम होगी। इसी ने तो मौर्य साम्राज्य को उस दौर की सबसे अमीर ताकतों में से एक बना दिया था। और इस पैसे से होता क्या था? एक विशाल प्रोफेशनल आर्मी का खर्च, पूरे एम्पायर में सड़कों का जाल, हजारों सरकारी बाबुओं की सैलरी और सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स। यानी ये पैसा सीधा सीधा राज्य की ताकत और लोगों की भलाई से जुड़ा था। लेकिन जैसा कि होता है, कोई भी साम्राज्य हमेशा के लिए नहीं रहता। अशोक की मौत के बाद जो लोग आए वो इस कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक मशीन को संभाल ही नहीं पाए। बाहर से हमले और अंदर की कमजोरियों ने मिलकर 185 ईसा पूर्व तक इस महान मौर्य वंश का अंत कर दिया। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या मौर्यों का इकोनॉमिक ब्लूप्रिंट प्राचीन दुनिया का सबसे बेहतरीन था? जब हम उनकी सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, ग्लोबल ट्रेड, सोशल वेलफेयर और उस कमाल के टैक्स सिस्टम को देखते हैं तो लगता है कि ये दावा काफी मजबूत है। ये एक ऐसी विरासत थी जिसने भारतीय उपमहाद्वीप की शक्ल हमेशा हमेशा के लिए बदल दी।